नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंशुमन राज है और हम लोग इस सेशन में जो मेन हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप एक बार मुझे जस्ट क्लेरिफाई कर दीजिए कि सारी चीज़ें सही हैं, वॉइस सही है, मेरा ओरिएंटेशन आपको सही आ रहा है, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बता सकते हैं। जस्ट कोई मुझे कंफर्मेशन आप दे दीजिए तो फिर मैं आगे शुरू करूँगा। आवाज़ का लेवल अच्छा है, आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और 7 बजने में अभी 1 मिनट वक्त भी है, तब तक सब लोग जुड़ भी जाएंगे। ओके, ऑल राइट है। आई थिंक आपको मेरा वीडियो भी सही दिख रहा होगा। ओके, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू में मैं आपको अपने बारे में पहले बताना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमन राज है। मेरी इस साल ऑल इंडिया रैंक 107 आई है। इससे पहले प्रीवियस ईयर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं आईआरएस कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में अभी असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे हूँ। इस सेशन में जो हमारा मेन मोटिव है वो है व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। तो राइट वे का मतलब क्या होता है? राइट वे इसका ये मतलब है कि कुछ और रॉन्ग वेज भी होंगे जो कि मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में अपने सीखे हैं। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd इंटरव्यू था, 2nd सिलेक्शन था। तो प्रीवियस में मैंने कुछ गलतियां भी सीखी हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिपीट करें। और मैंने चाहा कि मेरा मोटिव भी यही था कि मैं आपको ये सारी बातें बताऊं। नेक्स्ट मैं आपको अपना बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। मैं भी आप ही के जैसा हूँ। मैंने अपनी ज़्यादातर एजुकेशन सरकारी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ही की है। मैंने अपना 10th जवाहर नवोदय विद्यालय बक्सर से किया था, 12th जवाहर नवोदय विद्यालय रांची से किया था, और मैंने अपनी कॉलेज मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता से की थी। सारी सरकारी संस्थाएं हैं। उसके बाद फिर करीब मैंने 4-4.5 साल जॉब किया था एज अ मरीन इंजीनियर। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2016 में दिया था, बिना प्रिपरेशन का दिया था, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप में से अगर कोई देने का भी सोच रहा है कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो ये हमने पहला लेसन सीखा कि ये भी वन ऑफ द गलत अप्रोच है। हम लोग सिर्फ जब तक हम रेडी नहीं है, आप अपने अटैम्प्ट्स को वेस्ट मत करिए, जैसे मैंने किया। जॉब के साथ मैं प्रिपरेशन करता था, 2nd अटेम्प्ट दिया और मैंने फिर इंटरव्यू कॉल आया, जॉब छोड़ दी। उस साल अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3rd अटेम्प्ट में मुझे आईआरएस मिला और 4th अटेम्प्ट ये वाला रहा। तो ये जस्ट मेरा बेसिक बैकग्राउंड था। अब आगे बात करते हैं जो एकदम ही नए हैं यूपीएससी में, उनको मैं बताऊंगा कि यूपीएससी होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 308, 310 ऐसे प्रावधान हैं कि जो ग्रुप ए पोस्ट हैं जो कि हमारे देश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिनमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस, आईएएस ऐसे कुल 22-23 वेरियस सर्विसेज आते हैं। तो सिर्फ आईएएस आईपीएस तक की लिमिट नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अनलिमिटेड फील्ड है, बहुत ही वाइड डाइवर्सिटी है और बहुत ही एक्साइटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है आपका। हाँ, ये लाइव वीडियो है। मैं क्वेश्चंस नॉर्मली बाद में लूँगा। तो यूपीएससी ये है। अब जो शुरू में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो पहले कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बात कि मीडियम कौन सा चूज़ करें, हिंदी या इंग्लिश, और कैसे चूज़ करें। स्पेशली अभी हिंदी मीडियम या रीजनल मीडियम के बच्चों में ये डर है कि क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, और क्या इंग्लिश से हमारा कुछ नुकसान होने वाला है जस्ट बिकॉज हमारी इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन उनके मन में आता है ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो फर्स्ट हम लोग आ जाते हैं मीडियम के ऊपर, हिंदी चूज़ करें या इंग्लिश। अगर आप देखते हैं कि हिंदी मीडियम में या रीजनल मीडियम में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूपीएससी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। एक मेजर रीज़न ये होता है कि हिंदी मीडियम या किसी और रीजनल मीडियम में अवेलेबल नहीं है मटेरियल, ना हमारे पास क्वालिटी बुक्स हैं, एक क्वालिटी अखबार तक का नहीं है जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ सके। तो और इंग्लिश से ट्रांजिशन करना हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में उसके नोट्स लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ना ही कोई और अच्छी बुक्स मिल पाती है बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल की खासकर। तो हिंदी में कुछ बुराई नहीं है, हिंदी के स्टूडेंट्स में कुछ बुराई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मटेरियल नहीं मिल रहा। तो जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं उनसे नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश में जाइए, आप हिंदी में ही रखिए। बस आप थोड़ा सा वक्त दीजिए,
3-4 महीने का जब आप शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, अपनी इंग्लिश थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, इतनी एटलीस्ट करिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सके, अच्छे से मैगजीन्स पढ़ सके, सोर्सेज को रेफ़र कर सके, ताकि आपके पास काफ़ी वाइड सोर्सेज हो जाए, और उनके नोट्स बनाइए। डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। तो 3-4 महीने आप अपने इंग्लिश पे वर्क करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो कि हिंदी में कुछ अलग मीनिंग हो गया जो कि इंग्लिश से है, और बच्चे गलत, स्टूडेंट जो हैं वो गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। उनकी गलती नहीं है, बट जब तक सिस्टम पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं होता है, ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शनल के लिए अल्टीमेटली मैं अंत में यही कहूँगा, अगर आप हिंदी में कोई बुराई नहीं है, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में बुराई नहीं है, पर इंग्लिश सीखिए। नेक्स्ट होता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। स्पेशली लोगों में मैंने देखा है कि टॉपर्स का ट्रेंड देखते हैं। इस साल अगर एंथ्रोपोलॉजी से टॉपर आया है, मैथ्स से टॉपर आया है, PSIR से आया है, तो लोग टॉपर्स के पीछे भागते हैं ओवरऑल, या फिर देखते हैं कि टोटल सिलेक्शन किस सब्जेक्ट से ज़्यादा हो रहा है। जैसे इस साल जहाँ तक मुझे पता है, ज्योग्राफी से कुछ 70 के आसपास हुआ है, एंथ्रो से भी कुछ 60 के आसपास हुआ है, PSIR से, या अगर किसी सब्जेक्ट के टॉपर हैं तो आप उसकी तरफ मत भागिए। आपका बेसिक क्या होना चाहिए, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट करता है। सारे ही अच्छे हैं ऑप्शनल, कुछ थोड़े से स्कोरिंग है नो डाउट, बट कई बार उनमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ऑप्शनल चूज़ करने का बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है। गलत तरीका ये है कि टॉपर्स के पीछे आप भाग रहे हैं। सही तरीका है कि आप अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेस को जानते हैं। उनसे पूछिए कि भैया, दीदी, सर, जो भी हैं, कि अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूँ तो क्या ये मेरे लिए बेटर रहेगा। 2-3 ऑप्शनल को ऐसे शॉर्टलिस्ट करिए, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उनके सिलेबस देखिए, और 2-3 महीने आप इन्वेस्ट करिए। बिलीव मी, मैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं जिन्होंने 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट एक ही ऑप्शनल के साथ बिता दिया है, और हर बार वो सोचते थे कि चेंज करूं, पर चेंज हो नहीं पाता है और उनको मार्क्स आ नहीं पाते हैं। तो आप ऐसी गलती रिपीट ना करें। शुरू में 2-3 महीना एक्स्ट्रा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, वो कहीं ना कहीं GS में यूज़ हो जाएगा। आप उसको करिए, आप उसको देखिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी आपने शुरुआत भी नहीं की है, अभी तक मैंने ये भी नहीं बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अभी जस्ट हम लोग बेसिक पे आ रहे हैं। नेक्स्ट होता है सोर्सेज क्या रेफ़र करें। किसी भी एग्ज़ाम में सोर्सेज को रेफ़र करने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, सिलेबस क्या है। यूपीएससी का हर एक एस्पिरेंट से मैं कहूँगा, पहले दिन सिलेबस निकालिए। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी, मुझे किसी ने बता दिया था और मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की है, तो मैंने अपनी गलतियों से हमेशा सीखा है। मेरे सीनियर्स ने कुछ बता दिया तो बता दिया। तो मैंने क्या सबसे बड़ी गलती की थी कि किसी ने बोल दिया कि सिलेबस तो सब कुछ ही है, तो कोई स्पेशल देखने की ज़रूरत नहीं है और नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में स्पेसिफिकली नहीं देखा था, और थर्ड अटैम्प्ट में भी पूरी तरह से नहीं देखा था सिलेबस को, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। पहला काम किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को यही करना चाहिए, सिलेबस निकालिए, एक एक टर्म को अच्छे से पढ़िए। GS 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, एसए की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑप्शनल का पूरा सिलेबस क्या है, आपको एक एक वर्ड पता रहना चाहिए। सिलेबस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको GS 1, 2, 3 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही सिमिलर लगेंगे। जैसे हो सकता है GS 1 में आपसे पूछ दे कि सुनामी के बारे में पूछ दे, तो GS 1 में आप देखिए कि सुनामी किस सिलेबस के टॉपिक में आता है। वो आता है आपका ज्योग्राफी में आता है, फिजिकल ज्योग्राफी में हो सकता है आ जाए। और GS 3 में भी सेम सवाल अगर पूछ रहा है तो वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। तो आपको जस्ट कीवर्ड पता है सिलेबस का कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल से मुझे लिखना है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और सिमिलरली पेपर 2 में अगर मान लीजिए वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता है कि पेपर 2 में जो की टर्म है वो है आपका प्रेशर ग्रुप से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर वुमेन प्रेशर ग्रुप, जैसे 2017 में एक सवाल पूछा था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट व्हाई वुमेन प्रेशर ग्रुप्स हैव दे हैव नॉट स्टक टू द डिमांड्स ऑफ जो मिडिल क्लास वुमेन्स है उनकी, कुछ ऐसे ही सवाल था। तो आप सिलेबस के टर्म से कई बार आंसर निकाल सकते हैं, जस्ट आपको सिलेबस पता रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले सिलेबस देखिए। नेक्स्ट आता है बुक्स। कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए रेफ़र करें। यूपीएससी में एक चीज़ कहा जाता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी, और नेक्स्ट चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज, अगर टाइम कंस्टेंट है आपके पास तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज मत रेफ़र करिए। सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, उसके बहुत अच्छे नोट्स बनाइए और रिवीजन इतनी बार करिए कि आपको वो एकदम कंठस्थ हो जाए। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है। अगर आपको किसी एक टॉपिक में लगता है कि ये मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए सोर्सेज रेफ़र करिए, नो डाउट, पर उन्हीं सोर्सेज से स्टिक रहिए हमेशा। एक बार आपका सिलेबस का टर्म कंप्लीट हो गया तो बहुत डीप में हमें नहीं जाना है।
कई बार मॉडर्न इंडिया के लिए हो सकता है मैं बिपिन चंद्रा भी पढ़ रहा हूँ, स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी और भी बुक है वो सब भी पढ़ रहा हूँ, कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, आप स्टिक करिए कुछ फ्यू बुक्स से। तो बुक्स के सोर्सेज को अगर आपको जाना है तो मेरे भी फेसबुक प्रोफाइल पे अगर आप जाइएगा तो मैंने एक लाइव वीडियो कर रखा है, रिकॉर्डेड है, वहाँ पे आपको पूरी बुक लिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो आप अनुदीप दुरीशेट्टी जो 2017 के टॉपर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा बुक लिस्ट बता रखा है, और मैं अपना टेलीग्राम लिंक शेयर कर लूँगा जिसपे मेरी नोट्स अवेलेबल है वहाँ पे, और मेरे आंसर शीट्स भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी मैं बुक लिस्ट डालूंगा तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये सेकंड थर्ड चीज़ था। नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर कौन सा रेफ़र करें करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली, और इंटरनेट वेबसाइट्स। आजकल इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि न्यूज़पेपर, कई लोग कहते हैं कि पढ़ना भी है क्या, कई लोग सिर्फ मंथली मैगजीन्स पे रिलाई करते हैं। और मैगजीन्स कौन कौन सी पढ़े? अगेन आपका न्यूज़पेपर जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स होना चाहिए। यूपीएससी, अगर मैं आपको सही मायनों में बताऊं तो वो मॉनिटर करते हैं वहाँ पे, वो लोग इतने वो नाइव नहीं है कि उनको नहीं पता। 2016 में 15 में ऐसा हुआ था, विजन 3 PT 365 से बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स डायरेक्ट आ रहे थे, उसके बाद ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन वहाँ से नहीं आ रहा। तो प्राइमरी सोर्स जो आपका होना चाहिए करंट अफेयर्स का वो न्यूज़पेपर ही होना चाहिए। अगेन क्वालिटी न्यूज़पेपर होना चाहिए। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों सही है, बहुत ज़्यादा दिन भर आपको न्यूज़पेपर नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि दिन भर हम लोग न्यूज़पेपर पे ही टाइम दे रहे हैं। टाइम लिमिट करिए, जैसे मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं देता था, और 1.5 घंटे में मैं हिंदू पढ़ लेता था, बहुत ही लिमिटेड। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल कोई सेक्शन नहीं पढ़ना है। कोई डेवलपिंग न्यूज़ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ चल रहा है, डेवलपिंग है, तो आप वेट करिए, जब फुल डेवलपमेंट हो जाएगा तो आप उसका न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। तो आप इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक और है कि उसके अलावा मैं इंडियन एक्सप्रेस का कई बार वो पढ़ लेता था, एडिटोरियल पढ़ लेता था, और फाइनेंशियल एक्सप्रेस या बिजनेस स्टैंडर्ड में से भी पढ़ लेता था, पर विद इन 1.5 आवर ही। और जो मुझे पता है या रिपीटेटिव नेचर का है उसको कभी नहीं पढ़ता था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक बात आती है इंटरनेट वेबसाइट कौन सी फॉलो करें, जैसे IAS बाबा है, इनसाइट ऑन IAS है, और फोरम IAS है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी को फॉलो नहीं करता था, और पर्सनली मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वेबसाइट्स बुरी है या अच्छी है, बट यूपीएससी में आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ मत भागिए कि ये लोग जिस्ट निकाल देंगे हर चीज़ का। आज अखबार नहीं लोग पढ़ते हैं और पूरा जिस्ट पे रिलाई करते हैं। आप योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़िएगा और उनके जिस्ट को पढ़िएगा, तो जो जिस्ट में और मेन मटेरियल में बहुत डिफरेंट है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, मैं तो जहाँ तक कहूँगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अवॉइड करिए। IAS बाबा का या इनसाइट का जो डेली क्वेश्चन आंसर है, आप प्रैक्टिस के लिए उसको कर सकते हैं, पर पूरी तरह से उस पर रिलाई मत होइए। तो ये मेरा इंटरनेट वेबसाइट्स की तरफ था। नेक्स्ट है कि सोर्सेज में एक और चीज़ आ जाती है कि मेरी पूरी की पूरी स्टडी, बिकॉज मैं वर्किंग था और मैं शिप्स पे काम करता था, तो मुझे इंटरनेट नहीं मिल पाता था, अखबार भी नहीं मिल पाता था। तो मेरी पूरी, और मैं फ़ॉरेन में रहता तो बहुत सारी बुक्स भी लेके नहीं जा पाता था, तो मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई मेरे टैबलेट पे हुई है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ही अच्छा यूज़ करिए। जो मुझे गाँव से सुन रहे हैं या जो रिमोट प्लेसेस में है, खासकर कोरोना टाइम्स में भी ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। एक अच्छा सा टैबलेट, लैपटॉप, जिस चीज़ पे आप कंफर्टेबल है उस पर नोट मेकिंग भी काफ़ी अच्छा रहता है, उस पर बुक्स वगैरह पढ़ना भी काफ़ी सही रहता है, तो वो आप एक एडिशनली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक बात कर ली न्यूज़पेपर और इंटरनेट वेबसाइट्स की। अगला ये अगला सोर्सेज आता है मैगजीन्स। ओके, मैगजीन्स में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? मैं योजना कुरुक्षेत्र मस्ट है। अगर आप एक अच्छे IAS या IPS ऑफिसर या कोई भी सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते, अगर आपको रूरल ग्रास रूट लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स चल रही है, वो आपको नहीं पता है। बिकॉज IAS एंड, UPSC का एग्जाम एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है। आप बन रहे हैं IAS किसी चीज़ को बदलने के लिए। योजना कुरुक्षेत्र मैं कहूँगा आप फॉलो करिए। साइंस रिपोर्टर बहुत अच्छी बुक है, और डाउन टू अर्थ, ये 4 चीज़ें, 4 मंथली मैगजीन्स जो भी आती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप पूछे तो विजन का अच्छा है। मैं विजन PT 365 नॉर्मली रेफ़र करता था, मंथली मैगजीन्स रेफ़र नहीं कर सकता था। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा करते हैं। एक और चीज़ मैं, जो UPSC की तैयारी शुरू करने वाले हैं और राइट वे जानना चाहते हैं तैयारी, आपको मैं राइट वे इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आड़े तिरछे दौड़ते रहे। एक रेस होती है अगर 100 मीटर की, तो या तो आप सीधे ट्रैक पे दौड़ सकते हैं, या फिर जिगजैग करके, या पहले पीछे दौड़े फिर आगे दौड़े। तो जस्ट अगर आप बिगिनिंग ही कर रहे हैं, या अगर आपने शुरुआत कर भी दी है, तो जो चीज़ें आप गलत कर रहे हैं आप उनको सुधार सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि मेरा तरीका ही सबसे सही है, पर बस मैं अपनी गलतियों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
मैंने इम्प्रूवमेंट भी देखा है उससे। तो नेक्स्ट एक और चीज़ आती है यूपीएससी में, वो आती है अनलर्निंग। जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अनलर्न करना सीखिए। हमारे बहुत सारे प्रेजुडिसेस होते हैं, बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स होती हैं। जैसे एक कॉमन स्टीरियोटाइप कि जो गरीब होते हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, कामचोर होते हैं, या बहुत ही गंदा स्टीरियोटाइप है ये, जो कि बहुत लोगों में रहता है। बट आप यूपीएससी में आइएगा, सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी वो ऊपर से दिखती हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यूपीएससी में बहुत चीज़ अनलर्न करनी पड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड रहेंगे अपने पोजीशन पे, जो कि मैं शुरू में था 10-15 दिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, पर धीरे धीरे मैंने सीखा कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है। आप मान लीजिए आपको बहुत कुछ नहीं आता है, जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, क्रिटिकली रीज़न करके एक्सेप्ट करिए। क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट भी बनेंगे तो आपको बहुत सारे अपने जो बायसेस हैं उनको करेक्ट करना पड़ेगा। तो अनलर्निंग को दिमाग में डाल दीजिए, ये भी बहुत सारी चीज़ों में से एक इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट का। और स्टडी रूटीन तीन तरह के लोगों के लिए मैं बता सकता हूँ। पहला तो होते हैं जो फुल टाइम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फुल टाइम। दूसरे वो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको टाइम कम मिल रहा है, जैसे मैं शुरू में था। थर्ड वैसे लोग हो सकते हैं जो कोचिंग कर रहे हैं और उनको फिर भी कम टाइम मिल रहा है, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी का काफ़ी टाइम मिल रहा है। जो फुल डे कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि रात में सोते टाइम, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है। रात में सोते टाइम आप प्लान कर लो कि नेक्स्ट डे 8 आवर 10 आवर्स है मेरे पास, और मैं उन 8-10 आवर्स में आप टारगेट बना लो कि मैं अगले दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, पेपर 1 पेपर 2, या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी है ये पढ़ने वाला हूँ। उसमें मेरी रीडिंग स्पीड इतनी है, और कोई नया चैप्टर है या पुराना चैप्टर है तो मैं इतना ख़त्म कर लूँगा। उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आपका फुल चार्ट आउट होना चाहिए कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। मैं ऑन एन एवरेज 10 आवर्स डेली पढ़ता था, और मैं कुछ स्पेशल ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप भी ये सोच के बैठिए कि मेहनत तो करना ही है और उसका फल मिलेगा। कुछ नहीं है तो आपको नॉलेज तो रहेगा ही। तो ये आपका, और ये है नॉर्मल जो फुल टाइम कर रहे हैं। जो जॉब के साथ कर रहे हैं, जैसे मैं शुरू में जॉब करता था तो मुझे 3 घंटे का ही वक्त मिल पाता था, पर उस 3 घंटे को मैं बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करता था। और बाकी आपका सैटरडे संडे है ही, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, मुझे सैटरडे संडे नहीं मिलता था। तो आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से यूज़ करिए उसी टाइम में, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, टाइम लॉस हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी आज मिल रहा है तो आप उसको वेस्ट मत करिए। जो भी है रूटीन बनाइए, उसको डिसिप्लिन के साथ उसके साथ स्टिक रहिए, कभी भी उसको छोड़ना नहीं है। और थर्ड, जो कोचिंग जाते हैं उनके साथ कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, 7-8 आवर्स तक उनको क्लासेस रहती हैं उनकी, उसके बाद फिर आके रूम पे पढ़ना पड़ता है। पर उनसे कहूँगा कि जो आपने क्लास में पढ़ा प्लीज़ आके आप रिवाइज़ करिए। कई बार हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे। क्लास में जो शुरू में स्टार्ट करते हैं कोचिंग क्लासेस, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या जूनियर्स ने बताया कि कुछ समझ में नहीं आता, वो इतना हाई पेस पढ़ाते हैं, और क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं या जो बहुत आगे की तरफ पूछते रहते हैं, और हम लोग बाय हेजिटेशन पूछ नहीं पाते हैं। तो आप घर पर आके उन चीज़ों को पढ़िए, वरना आप पीछे पीछे होते जाएंगे और आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। मोटिवेटेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब नेक्स्ट है, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो जब पढ़ना स्टार्ट किया तो नोट मेक करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाते हैं, बेसिक स्ट्रेटजी क्या है, ये सबको प्रॉब्लम होती है जो शुरू में नोट बनाना शुरू करते हैं। आप टॉपर्स के नोट देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो आप मेरे भी नोट्स देख सकते हैं, और बहुत सारे नोट्स ऐसे हैं कि आपको दोबारा बनाने भी नहीं पड़ेंगे। नोट मेकिंग में 4-5 बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़, नोट आप क्यों बना रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं रिवीजन के लिए, बिना रिवीजन हर चीज़ बेकार है। मैं इतना ज़्यादा शुरू में मैं अपने आप को इतना हाई आंकता था कि मुझे लगता था कि यार जितनी देर में मैं नोट्स बनाऊंगा उतनी देर में दोबारा मैं बुक पढ़ लूँगा। बहुत ही गलत अप्रोच था मेरा। इसकी वजह से मैंने रिवीजन नहीं किया सेकंड अटेम्प्ट पे, और इंटरव्यू कॉल आया पर इतने अच्छे मार्क्स नहीं है कि सिलेक्शन हो सके। तो आपका भी यही हाल होगा अगर आप रिवाइज नहीं करिएगा। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने रिवीजन पे काफ़ी अच्छा फोकस किया था और सिलेक्शन हो गया, पर अगेन बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस्टेक की थी तो बहुत अच्छा रैंक नहीं आया था। इस बार मैंने उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया है, जो कि आगे हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो नोट्स पहला हम लोग बनाते हैं इसलिए ताकि रिवाइज कर सकें। तो हम लोग सिर्फ नोट्स में वही चीज़ लिखेंगे जिसकी हमें रिवीजन करनी है। लिखने के लिए बहुत सारी हज़ार चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पूरी बुक ही बहुत अच्छी है, पर लिखना वो नहीं है जो हमें पहले से आता है, वो क्यों लिखेंगे हम। और उसके अलावा
कोई ऐसी चीज़ जो कि यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड ही नहीं है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको नहीं लिखेंगे। बहुत ही शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे, नोट्स में हम लोग ग्रामर का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस तरह से लिखेंगे कि बस खुद को समझ में आ जाए। दूसरी नेक्स्ट चीज़ है, जिन चीज़ों का नोट्स में थोड़ा स्मार्टली नोट्स बनाइए। जिन चीज़ों का नोट्स अवेलेबल है ऑलरेडी उसका मत बनाइए। जैसे एआरसी का नोट्स है, अनुदीप दुरी शेट्टी ने काफ़ी अच्छा उन्होंने बना रखा था एआरसी के नोट्स। मैंने उसको उन नोट्स को मैंने डाउनलोड किया, प्रिंट आउट किया, और वो जब मैंने एआरसी के रिपोर्ट्स की समरी पढ़ी तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगा कि उन्होंने कुछ छोड़ रखा है, तो मैंने रेड पेन से वहाँ पे मार्क कर लिया। सिमिलरली मान लो आपके मैंने स्पेक्ट्रम के नोट्स बना रखे हैं, आप स्पेक्ट्रम के नोट्स मैंने या किसी और ने बना रखे हैं, आप उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए, और जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो अगर आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ रखा है तो आप वहाँ पे रेड पेन से, ग्रीन पेन से, किसी पेन से एक मार्क कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा। तो स्मार्ट नोट मेकिंग करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ नया सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे खुद से नोट्स बना सकते हैं। सिमिलरली पीटी 365 या मेंस 365 जो आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो हर साल सेम ही रहता है, उसमें थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो मैंने एक बार अगर पीटी 365 या मेंस का बना लिया, 365 का एक बार अगर नोट्स बना लिया, तो नेक्स्ट टाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें मैं लास्ट में 1 या 2 पेज लगा देता हूँ, या बगल उसी साइड में ही रेड पेन से लिख देता हूँ, तो काम आएगा। तो आपको भी मैं यही कहूँगा, जस्ट आप मेरे या किसी और के नोट्स ले सकते हैं, उसमें आप रेड पेन से लिख सकते हैं, आपको नोट मेकिंग में कम होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता नोट मेकिंग कैसे करें, और मुझे बहुत लोगों ने कहा भी था कि मैं इस पे आज सेशन में बात भी करूं, आखिर लिखे क्या, कैसे शुरुआत करें। आंसर राइटिंग हो या नोट मेकिंग हो, अगर आप सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम में आप टॉपर्स की तरह लिखने लग जाएंगे या फर्स्ट टाइम में आप परफेक्ट आंसर लिखेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। शुरू में आप बहुत ही क्लमजी आंसर लिखेंगे, थोड़ा लेंदी आंसर लिखेंगे, मुद्दे पे लेट से आएंगे। ऐसा होता है कि हम लोग भूमिका बांधने में ही लग जाते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पर फ्रेम कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। नोट्स मेकिंग में भी यही होगा, आप लिखना शुरू करिए। आपके जब हाथ घिसेंगे, बहुत हाथ में दर्द होगा, तो आपका दिमाग कहेगा यार कोई शॉर्टकट निकालो। तो आप धीरे धीरे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं। जैसे स्विमिंग का कहते हैं कि स्विमिंग आप हाथ पैर हिलाना आप अपने बेड पे भी सीख सकते हैं, पर जब तक आप पानी में नहीं जाओगे तब तक आप सीखोगे नहीं। तो आप पानी में उतरिए, नोट्स लिखिए, थोड़ा कुछ नहीं होगा, 4-5 नोट्स ख़राब होंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता। नोट्स 2 कैटेगरी के होते हैं, एक फुल लेंथ नोट्स होता है जो कि सारे सिलेबस के टर्म्स को करता है, और एक शॉर्ट नोट्स होता है, माइक्रो नोट्स भी जिसको बोलते हैं। वो माइक्रो नोट्स रिवीजन के लिए होता है। मेरा स्ट्रेटजी रहता था कि एग्ज़ाम से नॉर्मल टाइम में 15 दिन में एक बार पूरा अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लेना है, और एग्ज़ाम से 1 महीने 20 दिन पहले, एटलीस्ट 20-25 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ मैं नोट्स रिवाइज़ करता था, नए सोर्सेस कुछ भी नहीं पढ़ता था। आपके नोट्स अगर बहुत लेंदी होंगे तो आप उन नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाइएगा। तो माइक्रो नोट्स रिवीजन के लिए बनाइए, लेंदी नोट्स खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। वाजीराम के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे पेपर 2 के लिए एमपुरी सर का काफ़ी अच्छा है, लुकमान सर का एथिक्स के लिए काफ़ी अच्छा नोट्स है। तो आप उनसे कोचिंग करिए, नहीं करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोट्स सेल्फ कंटेंटेड है, वाजीराम के भी ऐसी हैं। तो आप उनको मार्केट से ख़रीद लीजिए, जो खासकर घर पे हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो ये आपका नोट्स का पूरा समरी हो जाएगा। कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक नोट्स बनाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा अप्रोच है। सिमिलरली आप एसए के टर्म्स के भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने 3rd अटेम्प्ट में फेस किया। मैंने नेगलेक्ट नहीं किया था, पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे मेरा अपेंडिक्स फट गया था और मैंने बहुत ही बुरी कंडीशन में मैंने एग्ज़ाम दिया था, पर मैं छोड़ नहीं सकता था। तो हम लोग हेल्थ को कई बार नेगलेक्ट कर लेते हैं। आप हेल्थ को नेगलेक्ट मत करिए, डेली एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स निकालिए चलने के लिए, साइकिल करने के लिए, जो भी आपको अच्छा लगता है करिए। बिकॉज हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर आप एक दिन अगर आप बीमार हो जाते हो, 2-3 दिन बीमार रहते हो, तो आप 2-3 दिन में सोचिए कितना टाइम लॉस कर दीजिएगा। 10 घंटे पर डे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो 30 घंटे आप वेस्ट कर रहे हो। 30 घंटे अगर आप सिर्फ 30 मिनट्स एक महीने अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी 15 मिनट्स ही हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, एक्सरसाइज पे इन्वेस्टमेंट पेज बेटर। एक्सरसाइज पे, मेंटल हेल्थ पे आप अपनी इन्वेस्ट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है फिर भी टाइम वेस्ट होता है, तो मैं क्या करता था, जब मैं कहीं टहल रहा होता था, एक्सरसाइज कर रहा होता था, तो ईयरफोन लगा के ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम है, स्पॉटलाइट हुआ, न्यूज़ एनालिसिस हुआ, या डेली न्यूज़ हुआ, वो सब सुन लेता था। राज्यसभा टीवी के डिबेट्स आप सुन सकते हैं, या कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, जो मैं भी पॉडकास्ट बहुत सारे सुनता था, ऑडियो बुक सुनता था, वो आप सुन सकते हैं। तो आपका वो टाइम भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन, डिजिटल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप और कहीं और पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और चीज़ आती है,
बुक रीडिंग, कई बार लोग कहते हैं ना कि मेरे पास एस्से के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं हो पाता है, और कई लोग कहते हैं कि बैलेंस्ड आंसर कैसे लिखें, जो कि अनलर्निंग का एक तरीका है। लोग ना कई बार हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स पे कोई ऐसे किसी भी एक टर्म पे एक ऐसे लिखने के लिए आए, और आपने सिर्फ एक डायमेंशन पकड़ा और उस पर पीएचडी कर दी, पूरी पीएचडी, और आपको मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है आपने दुनिया का सबसे बेस्ट ऐसे लिखा हो, पर आपको मार्क्स नहीं आएंगे, बिकॉज ये हो सकता है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट कुछ और है। आप देखिए यूपीएससी ने क्या क्या रखा है कि सिंपल लैंग्वेज में स्टिक टू द टॉपिक, और आपको वेरियस डायमेंशंस कवर करने हैं। तो आपने एक डायमेंशन कवर करना है तो एक डायमेंशन का मार्क्स मिलेगा। तो सारे आंसर में यही होता है। ओके, सी सेट के बारे में मैं बताऊंगा, और आपके क्वेश्चन मैं एंड में लूँगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस मैं ले लूँगा आपके। तो डायमेंशंस की बात, हाँ, बैलेंस आंसर की मैं बात कर रहा था। तो होता ये है कि हम लोग अनलर्निंग अगर प्रॉपर नहीं कर पाए तो हमारे पॉलिटिकल बायसेस हो सकते हैं, क्लास बायसेस हो सकते हैं, वो दिख जाएगा वहाँ पे। तो अनलर्निंग इसीलिए करना है, बहुत ही न्यूट्रल व्यू करना है। व्यू न्यूट्रल कैसे होगा? जितनी ज़्यादा आप बुक्स पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड बुक्स नहीं, आप नॉर्मल बुक्स भी पढ़िए, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़िए, जो कि आपको ऐसे में बहुत हेल्प करेगा। मैं बताता हूँ, मैंने जब 2017 का ऐसे लिखा था, उसमें मेरे अराउंड 150 मार्क्स भी आए थे। तो उस ऐसे की शुरुआत मैंने मैक्सिम गोर्की की एक नॉवेल है मदर, उसका एक पैरा उठा के सीधा वहाँ से शुरुआत की। और जितना आप लर्न होंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर में रिफ्लेक्ट करेगा और आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करेगा। एक कॉमन एग्जांपल है कि हो सकता है बहुत लोगों से पूछते हैं कि आप दिल्ली के हैं और दिल्ली में आप 2 साल से 3 साल से रह रहे हैं प्रिपरेशन के टाइम में, आपने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखी है? तो आपके आंसर से आपके क्लास बायसेस को मैं पता लगा सकता हूँ। हो सकता है अगर आप रिच हैं तो आप कहेंगे ट्रैफिक लाइट बहुत है, फुटपाथ पे लोग सोते हैं, और अगर आप पुअर हैं तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिलता है। तो आपके क्लास, और अगर आप वुमेन है तो आप कहेंगे कि सिक्योरिटी का इशू है, नाइट का इशू है, खाने का प्रॉब्लम है, या हॉस्टल्स का क्या इशू है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या बायसेस है, वो क्लास बायस जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आपके आंसर्स होते हैं। इन व्यूज़ को हमें बैलेंस करना है। ये बैलेंस व्यू होगा पहले अनलर्न करने से, फिर बहुत ज़्यादा डायमेंशन सीखने से और लर्न करने से। तो खाली टाइम में और जो स्टूडेंट जो फ्यूचर में प्रिपेयर करने वाले हैं उनको भी कहूँगा कि बुक रीडिंग की आदत डालिए। मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहता हूँ, अच्छी बुक्स, अच्छे राइटर्स की बुक, जैसे अमर सेन की काफ़ी अच्छी बुक है जो कि आपको हर जगह पे यूज़ होगी। अच्छे लीडर्स की बायोग्राफी, गांधी जी हुए, अंबेडकर हुए, इनकी आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। तो बुक रीडिंग को करिए। फाइनली एक और कुछ लोग पूछते हैं कि कोचिंग करें या फिर कोचिंग को छोड़ दें। मैंने सेल्फ स्टडी किया है और मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखा भी है। अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, सैड रियलिटी यही है। मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कोचिंग नहीं किया था। अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो नो डाउट कोचिंग बेनिफिशियल होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कोचिंग में काफ़ी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, आपको बहुत ही गाइडेड डायरेक्शन मिलता है हमेशा, और आपके पीयर ग्रुप्स ऐसे होते हैं, आपके फ्रेंड्स वैसे बन जाते हैं जो भी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वर्किंग है, तो उनसे कहूँगा कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ही करके हम लोग कर सकते हैं। आजकल आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, आपको टॉपर्स की कॉपीज़ अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, टेलीग्राम पे सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, मटेरियल तो सब कुछ ही मिल जाता है, कई वीडियोज़ भी मिल जाते हैं। अगेन आपको कॉपीराइट आपको देखना है। फ्री एकेडमी जैसी या फिर और भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, अनअकैडमी भी है, जहाँ पे आपको बहुत से टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपको, अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट आ रहा है तो आप इन सब का यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी तो काफ़ी अच्छी है ही। तो ये हमने कोचिंग के बारे में जान लिया। फाइन, नेक्स्ट आते हैं टेस्ट सीरीज़। स्टूडेंट्स कई बार टेस्ट सीरीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो रहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का कई बार उनको पर्पस नहीं पता चल पाता है। मुझे किसी ने 2-3 दिन पहले कॉल करके पूछा कि भैया टेस्ट सीरीज़ में मैं क्या रिवाइज़ करूँ। टेस्ट सीरीज़ आप क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ क्यों दे रहे हैं और मेंस का भी। पहली चीज़ आपको सीखनी है उसमें कि टाइम मैनेजमेंट मेरा हो पा रहा है कि नहीं। 2 घंटे में मैं पेपर कर पा रहा हूँ, 3 घंटे में मैं कर पा रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं। सेकंड, आप अपनी स्टाइल को डेवलप कर रहे हैं। जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग करता था तो मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा क्या स्टाइल रहता था कि मैं सीधा लिखना शुरू कर देता फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरा इस अटेम्प्ट में क्या चेंज हुआ है जिसकी वजह से मेरा काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है,
और टेस्ट सीरीज़ में भी मार्क्स इसलिए अभी अच्छे आते थे। मैंने जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलता था तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे ही मैं 15 मिनट टाइम देता था, हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स लिख देता था क्वेश्चन पेपर में। आप सोचोगे कि, और मैं शुरू में खुद भी सोचता था कि 15 मिनट वेस्ट हो गए, पर आपके पास एक बार की पॉइंट है ना, तो आप उन की पॉइंट से बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर पाते हैं और काफ़ी अच्छा आपका आंसर हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि 15 नंबर वाले से शुरू करें, कई लोग 10 नंबर वाले से शुरू करते हैं। मैं एकदम शुरू से शुरू करता था और ऐसे करता था। पर ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी कि शुरू कैसे करना है? टेस्ट सीरीज़ से। मैंने टेस्ट सीरीज़ में ये सारे स्टाइल डेवलप किए। मैंने टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट किया अपने आप को कि मैं 3 घंटे बैठ सकता हूँ। कई बार आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि पेन कौन सा यूज़ करे, पानी कितना पिए कि मुझे टॉयलेट ना जाना पड़े या कुछ और अनकंफर्ट फील ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज़ में अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दीजिए। और इस पे मुझे उसेन बोल्ट की एक कहानी भी आती, स्टोरी भी याद आती है कि उन्होंने जब उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि अंडर 10 सेकेंड उन्होंने जब अपनी फास्टेस्ट रन की 9.58 सेकेंड के अराउंड था। तो आप लोग बस उस 10 सेकंड को देखते हैं, पर आप उस 10 सेकंड को मत देखिए। उस 10 सेकंड के लिए उन्होंने कितने साल दौड़े हैं, कितने हज़ारों किलोमीटर उन्होंने दौड़ा होगा और कितने साल की प्रैक्टिस है, लोग उसको भूल जाते हैं। तो जब तक आप पीस में स्वेट नहीं करिएगा, आप तब तक आपको वरना आपको वॉर में ब्लड देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, आप स्वेट करिए, आप घर पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं लगे। 3 घंटे बैठना है, 6 घंटे बैठना है, मुझे कुछ नहीं हो। मैं डेली 1 घंटे आंसर राइटिंग करता था। वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट, 2 एस्से और एक ऑप्शनल का फुल लेंथ, ये देता था। और वो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज कोई शॉर्टकट नहीं है। आप 3 घंटे में आंसर कंप्लीट ही नहीं कर सकते अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ का ये पर्पस है, ना कि आप अगर सोचते हैं कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन लड़ जाएगा वहाँ पे, तो वो आपकी भूल है, वो कभी नहीं होने वाला। और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने एक साल में 100 टेस्ट, उससे भी ज़्यादा टेस्ट दिए हैं, मल्टीपल रिविजन्स किए हैं, एक सवाल तक नहीं आता। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ वाला या कोई कोचिंग इंडस्ट्री कह रहा है कि मेरे टेस्ट सीरीज़ से 60 सवाल आए हैं, बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं वो। कई बार वो बाद में ऐड कर देते हैं या फिर बहुत ही वेग टाइप होता है। टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हैं अपनी स्टाइल को करेक्ट करने के लिए, किस हिसाब से मुझे वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना है, और 2 घंटे में अच्छे से बैठ पा रहा हूँ। आपकी प्रिपरेशन कैसी है और कौन सा ऐसा फोकस एरिया है जहाँ पे मुझे वर्क करना है। तो इन चीज़ों पे आपका हमेशा ही फोकस रहना चाहिए, ना कि ये कि क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि मैं विजन का टेस्ट लगा दूंगा या इनसाइट का लगा लूँगा और वहाँ से 10-15 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, रिवीजन की है। जैसे मैंने आपको बता दिया, रिवाइज, उसके बिना कोई और आपके पास चारा नहीं है। फाइनली उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा। जो लोग इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेरे हिसाब से 40 डेज़ के से भी कम बचा हुआ है, उनसे मैं कहूँगा कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कितने दिन पहले, हाँ, CSET के बारे में बताऊँगा, अभी बता देता हूँ मैं इसके बाद। तो उनसे मैं कहूँगा कि जो कुछ दिन बचे हुए हैं, नए सोर्सेज के पीछे मत जाइए। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो बहुत हमेशा ट्रेडिशनली स्कोरिंग रहा है यूपीएससी में, मेरे हर बार प्रीलिम्स में कट ऑफ से 20-25 नंबर ज़्यादा ही आए हैं। इस बार भी अराउंड 123-124 बन रहे थे, पिछली बार भी इतने ही बने थे। तो मैं ऑथोरिटेटिवली कह सकता हूँ, प्रीलिम्स में मैंने हमेशा फोकस स्टैटिक पोर्शन पे किया है, करंट अफेयर्स को बहुत ही बैलेंस रखा है, बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड नहीं रहा मैं, और शॉर्टकट्स के पीछे कभी नहीं भागा। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनली स्कोरिंग रहे हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जहाँ पे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप उनको काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ करिए। अगर आपके वहाँ पे नंबर कट रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मार्क्स, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था और मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन देख के मेरा सिर घूम गया था कि ये क्या क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा आप अपना आपके पास है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि कितना टाइम देना है। क्या मैं हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा भी टाइम दे दूंगा तो मुझे मार्क्स आएंगे क्या? और हो सकता है उतनी टाइम में मैं रिवाइज कर लूँ पॉलिटी को, तो मेरे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, जो कि आप टेस्ट सीरीज आपकी स्ट्रेंथ को पहचानने में आपकी हेल्प करेगा। उस हिसाब से आप बहुत ही कम टाइम में उधर फोकस करिए। लोग कहते हैं न्यूज़पेपर कितने दिन पहले से बंद करें, एक्चुअली पढ़ते रहिए क्योंकि आपका मेंस में तो आएगा ही, पर हाँ, ज़्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है। 20 दिन पहले से आप बंद कर सकते हैं, 15 से 20 दिन पहले, पर हो सके तो कंटिन्यू रखिए, मेंस में तो काम आएगा ही। उसके अलावा एक होता है एजुकेटेड गेस। मैंने अराउंड 90 क्वेश्चन में हमेशा अटैम्प्ट करता हूँ। इस साल भी अराउंड 71 सही थे, 71-72 सही थे। तो मुझे 71 सही थे तो 71 क्वेश्चन आते नहीं थे। ट्रूथ अगर मैं बताऊँ तो मुझे 40 to 45 क्वेश्चन से ज़्यादा 100% मैं श्योर नहीं था। तो बाकी के 30 क्वेश्चन मैंने कैसे किए?
प्योर तुक्के मारे क्या? नहीं, प्योर तुक्का कोई नहीं मारता है। आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसा होगा जिसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहेंगे, एक ऐसा होगा कि जिसका हवा ही नहीं लगता है, हमें पता ही नहीं रहता ये आया कहाँ से है सवाल, जिसमें आप दो में कंफ्यूज हैं और आपका इंट्यूशन कहता है कि ये हो सकता है, आप वहाँ पे रिस्क टेक कर सकते हैं। अगेन आपके ऊपर है कि आपका कितना बन रहा है। मैं उन पे रिस्क ले लेता था, और क्योंकि अगर मैं प्रोबेबिलिटी में जाऊँ तो 50% अगर सही होता है, 50% गलत होता है, तो भी मैं नेट पॉजिटिव रहूँगा, ऐसे सोचता था। और जिनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है वहाँ पे ब्लाइंड गेस नहीं मारना है, क्योंकि अगेन प्रोबेबिलिटी कहता है कि मेरे 25% ही सही होंगे, 75% नेगेटिव होंगे और मैं ओवरऑल नेगेटिव में रहूँगा। तो ब्लाइंड गेस नहीं मारना है। ये सारे तरीके आप टेस्ट सीरीज़ में सीखिए कि गेस वर्क कैसे करना है। एक और चीज़ होती है कि हम लोग थोड़ा सा एजुकेटेड गेस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कुछ ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स नहीं होते हैं, थोड़े बहुत उसी टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा वर्ड है कि ऑलवेज या फिर ओनली, तो ऐसे जो बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं हम लोग उस पर फोकस कर जाते हैं। तो उन केसेस में हम कहेंगे कि यार ओनली नहीं हो सकता। जैसे एक क्वेश्चन था कि किसी को एक डांस था, आई थिंक मणिपुरी में बोला था कि 17 के एग्ज़ाम में कि मणिपुरी में ओनली सिंबल बजाते हैं, तो ओनली है तो ओनली तो नहीं हो सकता, कुछ और भी बजाते होंगे। हो सकता है कई बार सही हो, पर ज़्यादातर चांसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे अगर आपको गैस करना है। सिमिलरली कई क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है जहाँ पे ऑल ऑफ दीज अबव होते हैं, तो कई बार वो सही हो जाता है। अगेन आपको उसके ऊपर देखना है। तो ये ऐसे कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप सीखिए, आप ट्राई करिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और टेस्ट सीरीज़ में। पर ये मैं नहीं कहूँगा कि आप इनको फॉलो ही करिए, पर ये एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। सी सेट पे आते हैं। मेरा अगेन सी सेट में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स हमेशा आया है। लास्ट ईयर 166 के आसपास आया था, इस साल भी, और जबकि मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, जस्ट बिकॉज मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आ गया। इस साल भी मेरा इसी के आसपास बन रहा होगा, 160 के आसपास बन रहा होगा। सी सेट की प्रिपरेशन कैसे करें? सी सेट में मेरे बहुत सारे इंजीनियर फ्रेंड्स भी उनका सी सेट की वजह से नहीं हुआ है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। एटलीस्ट एक सी सेट आप अभी से ही एक दो टेस्ट सीरीज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लगा के देखिए, और विद इन टाइम क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, पर विद इन टाइम बन रहा है क्या? दो मेजर उसमें पोर्शन है। एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला जिसमें पैसेजेस रहते हैं और बहुत बड़े बड़े रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा मैथ वाला पोर्शन है। तो आप फोकस करिए कि आपका मैथ्स ज़्यादा स्ट्रांग है, मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन, या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। ये सब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा। उस हिसाब से आप अपने टाइम को डिवाइड करिएगा। अगर आपका मैथ बिल्कुल ही कमज़ोर है तो सीधा ही इंग्लिश पे आ जाइए और इंग्लिश पे फोकस करिए, और मैथ में आपको कुछ आसान सवाल मिल जाएंगे तो आप ओवरऑल कट ऑफ पार कर लीजिएगा। जिनको लगता है कि मेरा मैथ स्ट्रांग है और इंग्लिश में, उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप मैथ से शुरू करिए, क्योंकि वरना आपको पैसेजेस पढ़ने में इतना टाइम चला जाएगा कि जो सवाल आता भी है मैथ्स में वो छूट जाएगा। तो आप पहला काम आपको करना है सी सेट प्रिपरेशन से पहले, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। एक बार वो आइडेंटिफाई हो गया, उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि मैं पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करूँगा। और फिर भी आपको डर लग रहा है कि मेरा कट ऑफ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आप प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में जो बेसिक अरिथमेटिक्स है या जो भी उसमें पूछता है, आप उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए कम से कम, और ये सारे काम 15 दिन पहले करिए कि आप एकाएक पैनिक ना कर जाए लास्ट में। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं सी सेट के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट है, आप उन्हीं को लगाइए। फाइनली मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ आपके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरी जगह देख लेता हूँ क्वेश्चंस, एक सेकंड बस, क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि ओके, जनरल कैटेगरी में आईएएस चूज़ करने के लिए कितने रैंक, वो डिपेंड करता है आपका सीट्स के ऊपर। जैसे इस साल क्या हुआ है कि टोटल सीट्स अराउंड 72 थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी 10% आ गया है, तो विद इन 72 रैंक पे आपको मिलेगा। सर विदाउट कोचिंग गाइडेंस, ये हमने बात कर ली है, और भी ज़्यादा डीप में जाना है तो आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने 1.5 घंटे का वीडियो कर रखा है। हाउ सर फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड सिलेबस, आप जस्ट गूगल पे सर्च मारिए, जो भी हर साल यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है उस नोटिफिकेशन के साथ हमेशा से ही वो रहता है। तो नोटिफिकेशन के साथ 120 पेज का टोटल नोटिफिकेशन आता है, 120-25, उसी में सिलेबस रहता है हमेशा।
रेफरेंस बुक्स के लिए अगेन आप मेरे मेन वीडियो पे चले जाइए। मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल का लिंक एक्चुअली कमेंट सेक्शन में ऊपर पिन कर दूंगा, तो आप दे देंगे। टेलीग्राम आईडी भी मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा। ईपीडब्ल्यू पढ़ना ज़रूरी है क्या? ईपीडब्ल्यू बहुत ही लेंदी होता है और वो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पढ़िए। बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो। यूपीएससी के लिए, जीएस के लिए उतना रेलिवेंस नहीं है। सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो बहुत ही लिमिटेड तरीके से आप पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर टाइम मत दीजिए क्योंकि काफ़ी लेंदी है। एसए के लिए भी मैंने स्ट्रेटजी वहाँ पे बता रखा है। एसए में आपका एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले आप एसए के लिए देखिए कि यूपीएससी क्या कह रहा है। तो यूपीएससी हमेशा कहता है कि बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में लिखना है, स्टिक टू द टॉपिक, ज़्यादा डेविएट नहीं करना और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने कही थी, उसने कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कौन यूज़ करते हैं? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना। कई कविताओं को भी देखते होंगे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, तो जिनको सिंपल लैंग्वेज में बोलने नहीं आता, वो कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो वो कुछ भी ऐसा आड़ा तिरछा बहुत सारा भयंकर भयंकर वर्ड यूज़ कर देंगे और बेचारे जो इंटरप्रिटेटर होते हैं उनमें से कुछ भी मीनिंग निकाल देते हैं कि कहना तो यही चाह रहा होगा। पर यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी ऐसा नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में, लूसिड लैंग्वेज में आप अपनी बातों को वहाँ पे एक्सप्लेन करिए। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में मेरा ऐसे में काफ़ी कम मार्क्स आ गया था, 150 से सीधा 103 आ गया था। वो इसलिए आया था, मैंने बहुत बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ कर दिया था, जो कि गलत अप्रोच था। अगेन ऐसे में आपको डायमेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए। आप डायमेंशन कहाँ पे लेके आएंगे? डायमेंशन आपको मिलेगा एक अच्छा तरीका है, आप सिलेबस वाइज जाइए, जीएस 1 2 3 4 वाइज जाइए। जीएस 1 में यानी कि आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे आया तो उसका आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखिए, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखिए, जैसे कि ट्राइबल एरियाज, नॉन ट्राइबल एरियाज, साउथ नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट इंडिया, वहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है। सोसाइटी के एंगल से देखिए। पेपर 2 में अगर हम आते हैं तो अगेन हम लोग आ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉज क्या कहते हैं। उसके अलावा आईआर के पर्सपेक्टिव से कोई यूएन में ऐसा रिजोल्यूशन है। पेपर 3 इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये एक हमें बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाता है। अगर आपको और बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, आप प्लीज़ मेरा वो वीडियो वॉच करें फेसबुक वाला, आपको एक एक चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और वरना यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा। सर कोई एयरफोर्स में ज्वाइन बॉय आईपीएस बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। ऐसा कोई बार नहीं है कि आप एयरफोर्स या फिर नेवी में हैं या कहीं किसी भी फोर्सेस में हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। आप वहाँ पे रहते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, जो भी आपको टाइम मिल रहा है। और एयरफोर्स में तो सैटरडे संडेज़ भी आपको ऑफ मिलता है तो आप उस टाइम में, पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, और डिसिप्लिन मुझे पता है आप एयरफोर्स में हैं अगर, तो फिजिकल डिसिप्लिन है पर थोड़ा सा मेंटल डिसिप्लिन चाहिए कि मुझे इतना टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ना है। तो आप डिटरमाइंड होकर और जो मैंने तरीके बताए हैं उन तरीक़ों से चूज़ करके शुरुआत करिए। इसके आगे अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को रेफ़र करके आप काफ़ी अच्छा पता लगा सकते हैं। ओके, सीट सेट स्ट्रेटजी और बुक्स तो मैंने बता दिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ एसएससी बट आई वांट टू बी एन आईएएस। ठीक है, बहुत लोग थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने आप को, और कई लोगों को थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए। जैसे कि मैं भी पहले जॉब इसलिए करता था क्योंकि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं सीधा यूपीएससी की प्रिपरेशन में जंप कर जाऊँ। आपको 1-2 साल अगर प्रिपरेशन में 2 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं। अगर आप एक एसएससी प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको एक बैकअप जॉब चाहिए तो अच्छी बात है। यूपीएससी में अगर आप आना चाहते हैं तो दोनों में थोड़ा सा काफ़ी अंतर है। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। यूपीएस जो मैंने चीज़ें बोली हैं, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आपको लगता है कि आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो कि नॉर्मली रहती है हम सब के अंदर में ही, मैं भी बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट था, तो आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प ही होगा। बेसिक अगर प्रिपरेशन के बारे में जैसे रोहित सिंह है इन्होंने पूछा है, तो मैं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देख लीजिए। ओके, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स और फेल्ड अटैम्प्ट्स? मैंने यही सीखा कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है, जो कि मैं नॉर्मली बहुत बार हो गया था। उसके अलावा हर बार जो भी मैंने गलतियाँ की, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी। सिलेबस को नहीं अच्छे से समझना, या उसके अलावा बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए, रिवीजन नहीं किए, तो ये बेसिक गलतियाँ थी।
किसी ने पूछा ज्वाइन कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज आफ्टर 12, सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। आपके लिए है कि सबसे पहले आप ग्रेजुएशन करिए। यूपीएससी ने किसी चीज़ के लिए कहा है कि आप पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए। मैं भी आपको कहूँगा पहले आप ग्रेजुएशन करिए। उसके बाद क्या होगा, आपको यूपीएससी कोई आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप्ड होना चाहिए। मैच्योरिटी आप में उतनी रहनी चाहिए कि आप वैसे आंसर्स बता सकें। तो वो एक जब तक आप उतनी नॉलेज नहीं गेन करते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो जो 12th और 11th या उससे पहले प्रिपरेशन की स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे अभी वर्क करिए। बेसिक बुक्स पढ़िए, बहुत सारी बुक्स हैं उनको पढ़िए, नॉन फिक्शन पढ़िए। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ आएंगी जो कि आपको बाद में फ्यूचर में हेल्प करेगी जब आप यूपीएससी के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे। तो आईपीएस लेते हैं तो चश्मा की वजह से फिजिकल में प्रॉब्लम, यूपीएससी का काफ़ी लिबरल होता है इसके ये मेडिकल्स। अगर आप में हाइट की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट फुट नहीं है, तो ज़्यादा इशू होता नहीं है। चश्मे से कोई इशू नहीं होता है यूपीएससी में, कितना भी पावर हो कोई इशू होता नहीं है। मंथली मैगजीन कौन सा फॉलो करें, मैंने आपको बता दिया, योजना कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर अगर आप पढ़ सकते हैं अच्छी बात है। इसके अलावा मैं PT365 रेफ़र करता था, ओवरऑल अच्छा है। कहाँ से शुरुआत करें, सोहेल खान ने पूछा है। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाके मेरी वीडियो देख ले, हो जाएगा। इंग्लिश क्वालिफाई की तैयारी कैसे करें, पेपर 2 के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो प्रिपरेशन एक्चुअली इंग्लिश हम लोग सीखते हैं प्रैक्टिस से। बहुत लोग इंग्लिश के नाम पे आपको बस ग्रामर सिखा देते हैं और लोग सोचते हैं कि ग्रामर के बाद ग्रामर सीख लिया हमने तो हमने सब कुछ सीख लिया, जो कि सही बात नहीं है। तो इंग्लिश आपको सही करना है तो आप फिर उधर शिफ्ट करिए थोड़ा सा, बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी आपकी इंग्लिश काफ़ी सही होगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं बोलूँ, कॉलेज स्टूडेंट के लिए यही बोलूँगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में वर्क करिए। मैंने सेकेंड ईयर से नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी शुरू की थी, जिसकी वजह से मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, मेरा नॉलेज बहुत वाइड हो गया। अब तक मैंने काफ़ी बुक पढ़ ली है, तो बैलेंस्ड ओपिनियन बनना शुरू हो जाता है। आप जब बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं तो आपको पता है कि किसी चीज़ के पीछे मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है। जब मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है तो आपको काफ़ी अच्छा रहता है। और यूपीएससी में हाइट से प्रॉब्लम अगर आप पूछ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएस में होता है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है 160 सेंटीमीटर बॉयज़ के लिए होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना होता है, जहाँ तक मुझे याद है 160 सेंटीमीटर होता है लड़कों के लिए। उससे ऊपर है तो कोई हाइट में इशू नहीं है, उससे कम है तो आपको आईपीएस नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा। ओके, कैन आई चूज़ मैथ्स ऑप्शनल, जी हाँ आप मैथ्स ऑप्शनल, बहुत सारे ऑप्शनल है। अगर आप नोटिफिकेशन जाइएगा यूपीएससी के नोटिफिकेशन पे तो सारे ऑप्शनल का लिस्ट दिया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। जॉब के साथ प्रिपरेशन करने से निकलेगा यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम, हाँ बिल्कुल निकलेगा। नितेश चौबे पूछ रहे हैं, बिल्कुल निकल सकता है, पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और मैंने खुद जॉब के साथ पहला इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मैंने जॉब लीव कर दिया क्योंकि मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए था। तो डेफिनेटली निकल सकता है, बहुत लोगों का निकला भी है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने मेंस कौन सा पेन से यूज़ किया था, डिपेंड करता है कि आपका ग्रिप कैसा है, आप कितना पॉइंट्स कितना उस पर दबा के लिखते हैं पेन। मेरे लिए बटरफ्लो काम करता था, बहुत लोग दूसरे पेन से करते हैं, मैं बटरफ्लो ब्लू बॉल पेन से लिखा था। ARC रीडिंग कंपलसरी और नॉट, ARC बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। अगर आप पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं अनुदीप दुरी शेट्टी जो 2017 के टॉपर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा नोट्स बना रखा है, उस नोट्स को लीजिए। GS स्कोर का 250 पेजेस का समरी है, उसको लीजिए, दोनों को पक्का ज़रूर से पढ़िए और उसकी रिविज़न करिए। ARC फोर्थ रिपोर्ट एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए, फुल रिपोर्ट पढ़िए क्योंकि वहाँ से सीधे क्वेश्चन उठाए हैं। इफ़ आई यूज सिंपल इंग्लिश इन द इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल, इज इट ओके और नॉट, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर में भी आपसे नहीं कहता कि बहुत ही इन डेप्थ इंग्लिश यूज़ करिए, होना ये चाहिए कि आपका जो बिकॉज वो लिटरेचर है तो आपका ग्रामर अच्छा रहना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप डिटेल में इंग्लिश लिटरेचर वाले से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से भी आप मैथ्स ले सकते हैं। एक बेसिक कन्फ्यूजन जो लोगों को रहता है वो मैं क्लियर कर दूँ, आप ऐसे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, किसी रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आपने अगर ऐसे इंग्लिश में लिखा है तो आप पूरे चारों GS को भी किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, किसी भी भाषा में। और ऑप्शनल को भी आप किसी और लैंग्वेज में। तो हर चीज़ के लिए यूपीएससी पूछता है कि आप ऐसे किस चीज़ में देना चाहेंगे, GS किस चीज़ में देना चाहेंगे और आप ऑप्शनल किस चीज़ में देना चाहेंगे। हिंदी मीडियम से हूँ सर, प्रिपरेशन करना सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया है, आप वापस से देख सकते हैं।
साइंस एंड टेक के लिए बताएं। साइंस एंड टेक के लिए मेंस में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर से अल्टरनेटिवली करके वो पूछता है यूपीएससी। प्रीलिम्स के लिए आप अखबार पढ़ते रहिए, साइंस रिपोर्टर मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए, और पीटी 365 जो भी आता है उतने से आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। ओके हाँ, इसमें मेरे कई दोस्त भी हैं, वो कह रहे हैं मुझे पहचान रहे हैं क्या, या कई जूनियर हैं, मैं पहचान रहा हूँ सबको। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से कैसे प्रिपरेशन करें, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है, वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप वर्क करिए, बहुत सारी नॉन फिक्शन फिक्शन बुक्स पढ़िए। अगर शुरुआत करना है तो एनसीईआरटी से शुरुआत करिए, अपने दिमाग को ओपन करिए, चीज़ों को अनलर्न करिए, उसके बाद लर्निंग प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। अब मैं फाइनल कुछ क्वेश्चंस लूँगा क्योंकि 48 मिनट्स हो गया है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को आप मेरे उस पे जाके देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज माई मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, आई मीन थर्ड ईयर। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, आपने तो शुरुआत ही नहीं की है तो आप पूरी तरह से कर सकते हैं। बस आप देख लीजिएगा कि आप उसमें कंफर्टेबल है, और थोड़ा इंग्लिश पे वर्क करिए। सर प्लीज़ गाइड अस व्हाट रोल एनसीईआरटी प्ले एंड डज इज़ इट मस्ट टू स्टडी। हाँ, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काफ़ी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है पहली बात तो, और दूसरा उसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज रहती है, और कई चीज़ों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ लोग एनसीईआरटी ही प्रेफर करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आप सोचें कि एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठा के देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, किसी भी बुक से सीधा क्वेश्चन नहीं उठ के आता है, शॉर्टकट्स आपको नहीं देखना है। एनसीईआरटी फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका फाउंडेशन बिल्डअप नहीं रहेगा तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। इंटरव्यू में लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आप हिंदी, उर्दू, किसी कोई भी शेड्यूल लैंग्वेज है, आप कोई भी लैंग्वेज से, शेड्यूलेट लैंग्वेज कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई लैंग्वेज चूज़ किया तो आप उसी में प्लीज़ दें, क्योंकि लोगों का ऐसा हो गया कि एक किसी का हिंदी मीडियम था, उसका इंटरव्यू इंग्लिश में, हिंदी मीडियम नहीं, तमिल था, और उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा, सारा सब कुछ इंग्लिश में पूछा, और उन्होंने इंग्लिश में रिप्लाई दिया, और उन्होंने इंटरप्रिटेटर का यूज़ ही नहीं किया। उनको लगा कि उनका अच्छा गया है, बट ये जो बोर्ड के चेयरमैन थे, जिनको मार्क्स देना था, उन्होंने इसको अलग ढंग से लिया। अगर आपने इंटरप्रिटेटर मांगा है और आपने कहा है कि मैं तेलुगु में देने वाला हूँ, तो आप तेलुगु में दीजिए, जिस लैंग्वेज में आपने बोला है उस लैंग्वेज में दीजिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट क्वालिटी इज एसेंशियल इन इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, और आपका एक एज एन ऑफिसर आप में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एम्पैथी होना चाहिए, आपका व्यू ब्रॉड होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म होना चाहिए। तो पेट्रियटिज्म ज़्यादा अच्छा वर्ड है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, जो वो दिखना चाहिए आंसर में। न्यूज़पेपर में क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़ना है, डेवलपिंग स्टोरीज़ को नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा इकोनॉमिक सेक्शन, एडिटोरियल सेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ लें। विदाउट कोचिंग कैसे प्रिपेयर करें, मैंने कर लिया सर। डेली 4 घंटे में यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। 4 घंटे कम है एक्चुअली, पर वर्किंग प्रोफेशनल थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 4 आवर्स नॉर्मल डे में, और सैटरडे संडे आपको फुल डे देना पड़ेगा। पर ट्राई करिए कि 6 से 8 घंटे मिनिमम करिए। फाइनली 2-3 और सवाल लूँगा मैं, फिर बंद करूँगा। इग्नू से पढ़ के यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। आप बिल्कुल कर सकते हैं। इग्नू से भी आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए यूपीएससी को, बस तो इग्नू से ग्रेजुएशन डिग्री वैलिड होता है यूपीएससी में। इग्नू के मटेरियल काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू विच शुड बी प्रेफर्ड, मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते थे। मेरा मेन जो न्यूज़पेपर था वो हिंदू था, पर इंडियन एक्सप्रेस के मैं एडिटोरियल कई बहुत अच्छे आते थे, उनको मैं ज़रूर फॉलो करता था। स्पेशली वो जो सीरीज़ निकालते हैं, जैसे मिहिर शाह का 5-6 सीरीज़ में पूरा सीरीज़ आया था वाटर क्राइसिस पे, जिसको मैंने हमेशा फॉलो किया, उसकी कटिंग्स भी रखे। तो आपके ऊपर है, पर कुल मिला के 1.5 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए। सर वी हैव टू रीड ऑल एनसीईआरटी। हाँ, वो डिपेंड करता है आपको किस सब्जेक्ट के कौन से एनसीईआरटी पढ़ने हैं, वो आप मेरी वीडियो में देख लीजिएगा। फिर फाइनली आते हैं,
मेंस में रैंडमली बहुत सारे टॉपिक्स पे 150 वर्ड्स का आंसर रिक्वायर्ड है, एक साल के करंट अफेयर्स तो बहुत सारे हैं, उसमें से कैसे याद करें और क्या क्या पढ़ें। काफ़ी अच्छा सवाल है। पहली बात, यूपीएससी रैंडम सवाल नहीं पूछता है, यूपीएससी हमेशा सिलेबस से सवाल पूछता है। तो आप देखिए, सिलेबस के टर्म्स को आप कंप्लीट करने पे जाइए। साल भर के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सिर्फ वहीं आते हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं, रैंडमली यूपीएससी कुछ नहीं पूछता है। तो आप डिसाइड करिए, आपको बहुत लिमिट करना है जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, सिलेबस के साथ अलाइन करिए। हो जाता है प्रेडिक्ट कि इस लाइन्स पे आ सकता है, और एनी हाउ वहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड तो दिखाना ही पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हर रोज़ कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में भी हम आंसर लिख पाएँ, क्योंकि आप उन चीज़ों में एटलीस्ट आपने हर एक सिलेबस टर्म पे कुछ लिख रखा है, तो जस्ट आप सिलेबस टर्म से उठा के आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर वुमेन प्रेशर ग्रुप का सवाल आया तो हो सकता है मुझे वुमेन प्रेशर ग्रुप के बारे में जीरो पता है, कुछ भी नहीं पता है हो सकता है, पर मुझे पता है प्रेशर ग्रुप्स की क्वालिटीज़ क्या होती है, तो उन 5 क्वालिटीज़ को मैं लिखूंगा और एक एक क्वालिटी को जस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहुत ही जेनरिक आंसर होता है। बेस्ट नाम का कुछ होता नहीं है यूपीएससी में, पर अच्छा अगर आप मुझसे पूछोगे मंथली मैगजीन विजन का अच्छा है। फाइनली, हाँ मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, और कई लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, मेरे लिए आंसर देना मुश्किल होता है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं ऐसे सेशंस लूँ तो आपको ज़्यादा काम आएगा। सर लाइफ आफ्टर आईएएस, अशोक खेमचा, ये सारे सवाल अगेन, आप अगर यूपीएससी आईएएस बनना चाह रहे हैं, यूपीएससी में आ रहे हैं, तो कई चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि आपको अपनी इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करनी है। पब्लिक सर्विस के लिए आ रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो अगर लोगों को परसेप्शन ये है कि मैं यूपीएससी में आ रहा हूँ और मैं बहुत ही मस्त लाइफ जीऊँगा और जो फिल्मी लाइफ जीऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये जस्ट बिगिनिंग है, यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। जो आपका मेन पर्पस था कि मैं पब्लिक सर्विस में आ रहा हूँ, तो सर्विस यहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रांसफ़र से मत डरिए, आप अपनी जो इंटीग्रिटी है, आपका जो सर्विस सेवा का भाव है, उसको मेंटेन करके रखिए। मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। आई एम डूइंग मास्टर्स इन टर्की, आई हैव थीसिस टू राइट, हाउ कैन आई फोकस। अगेन, एक साथ 2 चीज़ों को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी अच्छा है कि आप थीसिस कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप फोकस कर लीजिए कि आप थीसिस जितनी जल्दी हो सके आप कंप्लीट करिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, वरना आप दोनों ही नहीं कर पाएंगे। तो सिंगल माइंडेड हो कि आप कुछ भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनली अब कंक्लूड करते हैं सेशन को। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ और सवाल होंगे मैं लिंक बाकी शेयर कर दूंगा यहाँ पे, अपने टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक, तीनों ही मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके सवाल भी पूछ सकते हैं। मेरे पास एक टाइप के बहुत सारे सवाल आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे और सेशन ले लूँ जिससे आपका फ़ायदा ही हो। कई बार मे बी मैं थोड़ा सा लेट से रिप्लाई करूँगा, पर रिप्लाई कर दूँगा जैसे ही मैं फ्री हूँ। तो थैंक यू, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू और जय हिंद।